मेरे दोस्त की बीवी मुझसे घूंघट करती थी, मगर इसके बावजूद मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए बेहद खूबसूरत कंगन और एक खूबसूरत सूट तोहफे में लेकर गया और जाकर अपनी बीवी को दिए। मगर अगले दिन घर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि बिल्कुल वैसे ही कंगन और सूट मेरी बीवी ने पहना हुआ था। अब मुझे शक हुआ तो एक दिन बिना बताए दोस्त के घर चला गया। उसकी बीवी ने घूंघट नहीं किया हुआ था। यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी अपनी। अंगद और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई। क्योंकि हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए अक्सर एक दूसरे से हेलो हाय हो जाया करती। अंगद बहुत ही अच्छी नेचर का मालिक था। यही वजह था कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लंच के वक्त हम दोनों अक्सर एक दूसरे के केबिन में चले जाते और एक साथ ही लंच करते। अंगद ने मुझे कई बार अपने घर आने की दावत दी, मगर मेरे पास फुर्सत ही कहाँ होती थी। ऑफिस से घर जाने के बाद मैं इस कदर थक जाता कि कहीं जाने को जी भी नहीं चाहता था। आज भी रूटीन के मुताबिक मैं जब ऑफिस से आया तो अनन्या एल्बम अपनी गोद में रखे न जाने किस गहरी सोच में डूबी हुई थी। मेरे दूसरी दफा आवाज देने पर वो एकदम से चौंकी और एल्बम बंद करके साइड पर रखा। मैं बोला, अनन्या ठीक तो है सब? किन सोचों में डूबी हुई हो कि तुम्हें मेरे आने की होश तक नहीं? अनन्या अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ यादों को ताजा कर रही थी। मैं अनन्या के बगल में बैठ गया और बोला, दिखाओ तो, हम भी तो देखें कि हमारी बीवी कौन सी पुरानी यादों को ताजा कर रही है। अनन्या एकदम से उठी, एल्बम उठाया, अलमारी में रखते हुए बोली, यह काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे भी आपकी माँ आपके आने का इंतजार कर रही थी। आप जानते भी हैं वो शुगर की पेशेंट है और आपके बिना वो खाना नहीं खाती। इसके बावजूद आप रोजाना लेट हो जाते हैं। मैं बोला, बस ऐसे ही, वहाँ ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, बस उसके साथ गपशप में टाइम का पता ही नहीं चलता। अनन्या बोली, अच्छा नीतीश, क्या कल आप ऑफिस जाते हुए मुझे मम्मी के यहाँ ड्रॉप कर देंगे? काफी दिन हो गए हैं, मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हुई, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। यह कहते हुए अनन्या की आंखें भर आई। मैं बोला, यार इसमें रोने की कौन सी बात है, मैं कल ही तुम्हें छोड़ आऊंगा। अनन्या ने अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आप जानते हैं ना, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है उनका। तो मैं इस बात में सर हिलाते हुए बोला, हाँ अब रोना बंद करो और जल्दी से खाना लगाओ, क्योंकि पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हैं। अगले दिन ऑफिस जाते हुए अनन्या को उसकी माँ के घर ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफिस चला गया, जहाँ अंगद पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वह आज बहुत खुश लग रहा था। ना जाने उसकी खुशी की क्या वजह थी। अंगद से बात करने के बाद मैं सीधा अपने केबिन में चला गया। चूँकि हफ्ता का लास्ट दिन था और काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं वक्त बर्बाद किए बगैर अपनी काम में लग गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अंगद अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खुशगवार मूड में मेरे केबिन में दाखिल हुआ। मैंने एक नजर अंगद पर डाली और दोबारा से फाइल पर झुका हुआ और बोला, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या कोई लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई है? मैंने अंगद की खुशी की वजह पूछी, मगर उसने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंगद अपने केबिन में जाते हुए एकदम से मुड़ा और बोला, नीतीश, कल तुम्हें मेरे साथ हमारे घर चलना है। मैंने अपने घर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी दावत का इंतजाम किया है और यह दावत हमारी दोस्ती की खुशी में मैंने रखी है। मैं बोला, नहीं यार, फिर किसी दिन। मगर अंगद कहने लगा, कल ही तुम्हें ऑफिस से मेरे साथ हमारे घर चलना होगा। मुझे अंगद की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और मैंने उसके साथ चलने की हामी भर ली। ऑफिस से वापसी पर अनन्या को लेने गया तो कमरे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें अनन्या और उसकी माँ की थी। अनन्या की माँ कह रही थी, बस तुम्हें यह बात किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को या तुम्हारे पति को पता चल गया तो उन्हें तुम्हें उस घर से और अपनी जिंदगी से बेदखल करते हुए जरा बराबर भी देर नहीं लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे, क्योंकि अब दुखों को सहने की हमें जरा भी बराबर ताकत नहीं है। अनन्या बोली, मम्मी आप फिक्र मत करें, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, और वैसे भी इतने अरसे से मैं यह बात उसके घर वालों से छुपा ही तो रही हूँ। मैं भी थक चुकी हूँ। मेरा जी चाहता है कि सबको सब कुछ सच बता दूं, लेकिन फिर अपने घर के टूट जाने की वजह से डर जाती हूँ। यह बात कहते हुए अनन्या हिचकियों के साथ रोने लगी। वह इस कदर रो रही थी कि उसकी हिचकियाँ उसके शब्द पर भारी पड़ रही थी। मैं चुपचाप कमरे के बाहर खड़ा यह सब कुछ सुन रहा था
और गहरी सोच में था कि आखिर वह कौन सा सच है जो अनन्या और उसके घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब से मेरी शादी हुई कभी भी ऐसा नहीं हुआ अनन्या ने मुझसे कभी कोई बात छुपाई हो। अनन्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नीतीश आने वाले हैं, आप अपना और पापा का ख्याल रखना। अनन्या अपनी माँ से इजाजत ले रही थी कि मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, जैसे कि उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। अनन्या जल्दी से बोली, चलिए नीतीश, घर चलते हैं, आपकी मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं शरारत से बोला, ठीक तो है, पहले तुम्हें आने की जल्दी थी और अब जाने की। अब मैं कुछ देर अपनी सासू माँ के पास भी ना बैठूं? तो अनन्या की माँ हंसते हुए बोली, बेटा तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, बल्कि खाना तैयार है, खाना खाकर ही जाना। मैं बोला, नेकी और पूछ पूछ के, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने नोट किया कि जब भी मैं अनन्या के मम्मी के घर जाता तो न जाने अनन्या को क्या खटका लगा होता था कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं अनन्या के इस रवैये को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ी बात है जो अनन्या और उसके घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे अनन्या का गहरा ताल्लुक है। खैर, मैंने उस वक्त इस बारे में अलग से कोई बात ना की, क्योंकि अगर मैं उस वक्त अनन्या से इस बारे में कोई बात करता तो मुमकिन था कि उसे मुझ पर शक हो जाता कि मैं उन लोगों की बात सुन ली थी। इसलिए मैं खामोश रहा। घर से वापस आते हुए अनन्या और मेरे बीच खामोशी छाई रही। मैंने अक्सर ये बात नोट की थी कि जब भी अनन्या अपने घर वालों से मिलकर आती तो वो बहुत उदास और मुरझाई मुरझाई सी रहती थी। अब तो मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ एक सोच थी कि वो कौन सी बात है जो अनन्या को इस कदर परेशान कर रही है। क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है? क्या मुझे वो बात बताते हुए डरती है कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं? और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मेरा मूड ना होने के बावजूद भी अंगद जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, क्योंकि उसने शाम के खाने पर काफी इंतजाम किया था। अंगद का घर बहुत बड़ा और शानदार था, जिसमें अंगद और उसकी बीवी ही रहते थे। ये मुझे अंगद ने ही बताया। कुछ देर बात करने के बाद खाना लग गया। अंगद बोला, चलो नीतीश, खाना लग चुका है। मैं बोला, हाँ यार चलो। वैसे भी मुझे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरी भूख और बढ़ गई है। हम खाने के टेबल पर गए। कुछ ही देर में नीतीश की बीवी भी वहाँ आ गई। उसने अपना चेहरा कपड़े से पूरी तरह छुपाया हुआ था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है या कोई भयानक ख्वाब है। एकदम से मेरा दिमाग चकराने लगा, क्योंकि अंगद की बीवी की आंखें बिल्कुल अनन्या जैसी थी। मेरी निगाहें चटक गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपनी सोच को झटक दिया। अनन्या यहाँ क्या कर रही है? नहीं, यकीनन यह मेरा वहम है। वो तो इन लोगों को जानती भी नहीं है। मैं हैरत से अंगद की बीवी को देखने लगा और मेरी इस हरकत को देखते हुए अंगद बोला, नीतीश, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं बोला। अंगद, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। अंगद मुझे आवाजें देता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और फुल स्पीड में गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। घर जाते ही मैंने अनन्या को आवाज देने लगा तो माँ बोली, क्या हो गया नीतीश, क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हो? मैं बोला, मम्मी अनन्या कहाँ है? मम्मी बोली, वो मार्केट तक गई है, घर का कुछ सामान लेना था। मेरा शक जैसे यकीन में बदलने लगा। मैं अपने कमरे में चला गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा कि क्या यह इत्तेफाक था या फिर वाकई अनन्या अंगद के घर में थी। क्या वो मुझे धोखा दे रही है? गुस्से से मैं अपने दोनों हाथों से अपने सर के बालों को रगड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये मैं किस इम्तिहान में फंस गया हूँ? मुझे इस इम्तिहान से बाहर निकाल दे। कुछ देर के बाद मुझे अनन्या की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर गया और बोला, कहाँ गई थी तुम? अनन्या अपनी बड़ी सी दुपट्टा जो अक्सर बाहर जाते हुए अपने ऊपर डालती थी दूसरी साइड पर रखते हुए बोली कि मम्मी ने आपको नहीं बताया कि मैं कहाँ गई थी? मैं बोला, इतना सामान तो नहीं लेना था कि तुम्हें इतनी देर लगती। मैं अनन्या की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा तो वो बोली, मुझे वहाँ मेरी एक पुरानी दोस्त मिल गई थी, बस उससे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। मम्मी बोली, जब से दफ्तर से आया है ऐसे ही चिल्ला रहा है, न जाने से किस बात की बेचैनी लगी हुई है। मैं खामोशी से घर से बाहर चला गया, क्योंकि मेरे जहन में हजारों सवाल थे जिनके जवाब मैं चाहता था, मगर मुझे डर था कि अगर मैं गलत निकला तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे अनन्या पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। उस दिन के बाद से अक्सर ऐसा होने लगा कि अंगद मुझे अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले जाता और जब भी मैं अंगद की बीवी को देखता तो वो घूंघट में ही मेरे सामने आती थी। यह बात मुझे और कसम में डाल रही थी, क्योंकि आज के दौर में बहुत कम औरतें जो घूंघट करती हैं।
जाने यह इत्तेफाक था या हकीकत, जिस दिन से मैं अंगद के घर जाता वापसी पर मुझे अनन्या घर पर नहीं मिलती थी और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे अपनी इज्जत नीलाम होती हुई नजर आई। मैं जब भी अनन्या की तरफ देखता तो मेरा दिल अनन्या की बेवफाई की गवाही देता। आने वाले कुछ दिनों में मैं चिड़चिड़ा सा हो गया। एक दिन अनन्या बोली, नीतीश क्या बात है, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप बहुत परेशान रहने लगे हैं। तो मैंने अनन्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अनन्या प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो अनन्या हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, नीतीश ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों आपको छोड़कर कहीं जाऊंगी, आप ही तो मेरा सब कुछ हैं, आपको तो मैं छोड़ने का कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अनन्या की तरफ देखते हुए रोने लगा। वो आंसू शायद अनन्या के बिछड़ जाने के खौफ की वजह से थे। जिंदगी यूं ही अपनी रफ्तार से चलती रही। ऑफिस वालों ने मुझे और अंगद को ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा। मीटिंग से फ्री होने के बाद हमें अपने घर वापसी के लिए निकलना था। अचानक अंगद बोला, मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर जाता हूँ, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। चलो ना तुम भी मेरे साथ। मैं बोला, मगर अंगद मैं शॉपिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। मैंने अपने अलावा कभी किसी दूसरे के लिए शॉपिंग नहीं की। हम एक मॉल में गए जहाँ से अंगद ने बेहद खूबसूरत कंगन और एक खूबसूरत सूट तोहफे में देने के लिए खरीदा। यह सब खरीदने के बाद हमने वापसी गिरा ली। जब मैं घर गया तो अनन्या घर पर मौजूद नहीं थी। मम्मी से पूछने पर पता चला कि वो तो अपनी मम्मी पापा के यहाँ गई हुई है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ को तनहा छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। सुबह से शाम हो गई मगर अनन्या घर वापस नहीं आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मेरे आने की खबर होने के बावजूद अनन्या घर पर मौजूद ना हो। अगले दिन मैं फ्रेश होने के बाद बाहर आया तो मम्मी ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला कि अंगद आज छुट्टी पर था। हमारी जान पहचान होने के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि अंगद दफ्तर से गैर हाजिर हुआ था और यह बात मुझे खटक रही थी क्योंकि अंगद ने छुट्टी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला और घर के लिए निकल पड़ा। मेरे जहन में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे क्योंकि शक का बीज तो मेरे दिल में पहले ही बोया जा चुका था। मैं कुछ ही देर में घर पहुंच गया। मैंने कंधे से बैग उतारकर वहीं टीवी लाउंज में फेंका। मम्मी मेरी इस हरकत पर अजीब नजरों से मुझे घूर रही थी। मम्मी बोली, ये क्या तरीका है? मैंने कहा, मम्मी आप यह सब छोड़ें और मुझे बताएं कि अनन्या कहाँ है। मम्मी बोली, कमरे में है। मैं तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए कमरे में गया तो अनन्या शीशे के सामने खड़ी थी। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अनन्या से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। वह भरोसा और मान जो मुझे अनन्या पर था वह टूटने लगा। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और गुस्से से अनन्या को झकझोरते हुए बोला, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? शक तो मुझे तुम पर पहले ही था मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा यह शक एक दिन यकीन में बदल जाएगा। क्यों तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैंने अनन्या के दोनों हाथों को अपने सामने करते हुए बोला, यह कंगन अगर तुम कहती तो तुम्हें इस तरह के हजारों कंगन तुम पर न्यौछावर कर सकता था। यह कंगन और यह सूट इस बात का पुख्ता सबूत है कि अंगद के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। यह सुनकर अनन्या मुझसे 2 कदम पीछे हट गई और खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोला, कह दो कि उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब गलत है। मगर अनन्या खामोश रही, जो कि इस बात का सबूत था कि जो मैं समझ रहा था वो सब सच है। उस वक्त मैं इस कदर गुस्से में था कि मैंने अनन्या को घर से निकाल दिया। मम्मी ने लाख मिन्नतें की मगर मैंने मम्मी की एक न मानी। तो मम्मी बोली, नीतीश एक दिन तू बहुत पछताएगा। इस मासूम को इस घर से निकाल कर तूने अच्छा नहीं किया। अनन्या के घर से चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया। मैं खुद को मजबूत करते हुए बोला, नहीं मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर अनन्या अंगद के साथ खुश है तो मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। आने वाले 3-4 दिनों मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मुझे खाने पीने का कोई होश नहीं था। हैरत की बात यह थी कि इस दौरान अंगद ने भी मुझसे कोई बात नहीं किया। मम्मी अब मेरी इस हालत से बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे को बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। एक दिन मम्मी बोली, नीतीश मुझसे तेरी यह हालत नहीं देखी जाती। मैं आज ही अनन्या को लेने के लिए जा रही हूँ। मगर मैंने मम्मी को यह कहकर रोक दिया कि मम्मी अगर आप अनन्या को इस घर में लेकर आई तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। मम्मी अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गई क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था
वह किसी सूरत में मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली तो मुझे अलमारी में वह तस्वीरों वाला एल्बम पड़ा हुआ नजर आया जो अक्सर तन्हाई में अनन्या अपने सामने खोलकर बैठी होती थी। जब मैंने वह एल्बम खोला तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान आंखों से एल्बम का हर पन्ना पलट कर देख रहा था। मुझे खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा गया? मुझे क्यों इन लोगों ने अंधेरे में रखा? क्यों नहीं सब कुछ सच बताया? अनन्या के घर वालों की वजह से मैं अनन्या के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने जा रहा था। मैं अपने भगवान से दुआ कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वह सही हो। एल्बम को मैंने वापस अलमारी में रखा और कपड़े चेंज किए बिना उसी होलिये में गाड़ी अंगद के घर की तरफ दौड़ाई। मैंने अपने आने के बारे में अंगद को बिल्कुल भी खबर नहीं होने दी थी कि मैं उसी के घर जा रहा हूँ। बेल देने के 2 मिनट बाद दरवाजा खोला गया। अंगद की बीवी जो पहले मेरे सामने घूंघट में आती थी अचानक मुझे अपने सामने देखकर बौखला गई। मैं अंगद की बीवी को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह बिल्कुल अनन्या की शक्ल की थी। हर तरफ से वह बिल्कुल अनन्या का रूप थी। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वह भी धोखा खा जाता। मैं बोला वह मुझे अंगद से मिलना था। वह बोली ये तो आप जानते ही हैं कि वह इस टाइम ऑफिस में होते हैं। मैं बोला क्या यह वाकई इत्तेफाक है कि आप बिल्कुल मेरी बीवी जैसी हो? इससे पहले को कुछ कहती अंगद आ गया। वो मुझे अपने घर देखकर बोला नीतीश सब ठीक तो है ना? मैं बोला अंगद कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी और इस गलतफहमी के कारण मैं अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ बैठा हूँ। अंगद बोला ये तुम क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने अनन्या के साथ? मैं बोला मैं अपने शक के कारण अनन्या को घर से निकाल दिया। उस वक्त मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा। अनन्या और तुम्हारी बीवी का आपस में क्या ताल्लुक है? क्यों इनकी शक्ल इस कदर मिलती है? तो अंगद बोला तुम्हें सब पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो। मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया जब मैंने देखा कि वो अनन्या के घर के सामने जाकर रुके। अंगद की बीवी हसरत भरी निगाहों से उस घर को देख रही थी और जब अंगद ने उसे अंदर चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया कि मैं कैसे सबका सामना करूंगी। ये लोग कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ ये सब बातें जैसे मेरे ऊपर से गुजर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो दरवाजा खुला हुआ था। हम तीनों अंदर चले गए। हॉल में अनन्या की मम्मी और पापा बैठे हुए थे। वो हमें देखकर एकदम खड़े हुए और उदास चेहरे के साथ अंगद की बीवी को देखने लगे। इससे पहले कि अनन्या की माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाती, अनन्या के पापा चिल्लाकर बोले खबरदार अगर किसी ने इस लड़की से बात भी किया, यह अब यहाँ क्या लेने आई है? तब तो इसे अपने माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया जब यह हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर यहाँ से अपना मुंह काला करके इस लड़के के साथ भाग गई थी। इसने तो हमारी इज्जत की अर्थी निकाल दी। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसकी वजह से लोगों की बहुत सी बातें बर्दाश्त की है। अब मुझे इसकी शक्ल भी देखना गंवारा नहीं है। अब मैं सब कुछ समझ चुका था कि सारा मामला क्या है। इतने में अनन्या मुझे कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी। मैं सबको नजरअंदाज करता अनन्या के पास गया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता वह बोली अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं अंगद और अपनी बहन से मिलती थी और यह बात मैंने आपसे छुपाई क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी जब मैं आपको सब कुछ सच बता देती, लेकिन आपने तो वक्त आने ही नहीं दिया और मुझे घर से बाहर निकाल फेंका। मैं बोला अनन्या मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मम्मी और पापा से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो हमारे साथ साथ तुम्हारी बहन से भी मेलजोल कायम रखें। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि एकदम से झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज आया और अनन्या के पापा ने यह थप्पड़ अंगद को मारा था। तो अनन्या की बहन बीच में आ गई और बोली पापा आप क्यों अंगद के साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर इसका कसूर क्या है? यही ना कि इसने आपकी बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया। वह लड़का जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया था वह बहुत आवारा किस्म का लड़का था, लेकिन उसकी बुराई अंगद की अच्छाई पर भारी थी। उन लोगों ने जो आपको दिखाया आपने वही देखा। सच तो यह है कि वे सब बहुत बुरे लोग थे। वो लड़कियों की स्मगलिंग करते थे। मैंने आपको बहुत बार कहा कि वो लड़का अच्छा नहीं है, मगर आपने मेरी एक न मानी। तो क्या करती? मैं क्या अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती? अनन्या ने भी आपको बहुत समझाया क्योंकि अनन्या भी उस लड़के का सच जान चुकी थी और अनन्या ने मुझसे वादा किया था कि वह किसी भी सूरत मुझे बर्बाद नहीं होने देगी और इस बारे में आपसे जरूर बात करेगी। मगर आप अपनी जिद पर डटे रहे तो शादी वाले दिन अनन्या ने मुझे घर से अंगद के साथ भाग जाने पर मजबूर किया क्योंकि वो जानती थी कि अंगद बहुत अच्छा और नेक लड़का है और मुझे खुश रखेगा। अनन्या का मुझसे बातचीत होता रहा। अब मुझे पता है कि मेरा तरीका गलत था। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था।
मेरी वजह से आप लोगों की बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर वो लड़का मेरे काबिल होता तो मैं कभी भी आपका सर ना झुकने देती। कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदगी हो या लोगों की जली कटी बातें सुननी पड़े। आप लोगों से दूर होने के बावजूद पापा, ये नहीं है कि मैं आपसे बेखबर थी, बल्कि मुझे आपके और मम्मी के बारे में पल पल की खबर अनन्या से मिलती रहती थी। मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, मगर अनन्या ने मुझे यह कहकर रोका हुआ था कि अभी सही वक्त का इंतजार करो। मैं अनन्या के पापा से बोला, अंकल, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपसे माफी मांग सकूं, क्योंकि मैं भी आपका मुजरिम हूँ और मैंने ना चाहते हुए भी अनन्या के साथ बहुत ज्यादती की है। तो अनन्या के पापा बोले, नहीं बेटा, यह नहीं है कि गलतियां हमेशा औलाद से होती है, कभी कभार गलती माँ बाप से भी हो जाती है, और हमसे एक नहीं बल्कि दो दो गलतियां हुई है। एक तो हमने तुमसे यह छुपाया कि इसकी बहन कोमल दोनों जुड़वा हैं और हम शकल हैं, और दूसरा हमने कोमल के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताया। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आज तुम्हारी अपनी वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद होने जा रहा था, और अगर ऐसा हो जाता तो हम कभी भी खुद को माफ ना कर पाते। उन्होंने अपने दोनों बाजू फैलाए और अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया। अनन्या के पापा ने नीतीश और कोमल दोनों को माफ कर दिया, क्योंकि माँ बाप ही ऐसा रिश्ता है जो ज्यादा देर अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकते। सबका मूड ठीक होने के बाद मैं बोला, अगर सबके गिले शिकवे खत्म हो गए हो तो क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूँ? तो अनन्या की माँ बोली, नीतीश बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बीवी है, जब दिल चाहे ले जाना, और हो सके तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम एक बेटी के साथ छुपाने के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद करने जा रहे थे। यह तो तुम्हारी बड़ाई है कि तुमने सारे सच का पता लगवा लिया और तुम्हारा घर टूटने से बच गया। अनन्या घर जाने के लिए मेरे सामने खड़ी थी। वह बोली, नीतीश, अपने घर ले चलें, मुझे घर की और मम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं हैरान था कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ऐसे कैसे नॉर्मल है। अनन्या मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतनी जल्दी घर जाने के लिए कैसे तैयार हो गई? मैं जानती हूँ गलती मेरी थी, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से आ गई, क्योंकि मैं जानती थी जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरा भगवान भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बस मेरा यही यकीन था अपने भगवान पर, जिसने मुझे मायूस ना होने दिया, और देखो उसी पर भरोसे की वजह से मैंने अपने अजीज रिश्तों को इकट्ठा कर लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।